नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में तरक्की में आरक्षण दिए जाने के पक्ष में है और इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन करना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि चाहे जो भी हो, इस संविधान संशोधन को वो संसद में पास नहीं होने देगी। इसके लिए अगर उसे संसद की कार्रवाई ठप भी करानी पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मामला थोड़ा सा अचरज पैदा करने वाला है। बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों को ही उत्तर भारत में पहचान की राजनीति के सबसे बड़े प्लेयरों में गिना जाता है और आरक्षण का मुद्दा दोनों ही पार्टियों की कामयाबी की धुरी रहा है। तो ताजा मामला पहचान की राजनीति का चरम माना जा सकता है या फिर ये मामला पहचान की राजनीति के संकट का है। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विपुल मुदगल, CSDS से हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आर राजगोपाल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो प्रोफेसर विवेक कुमार जाने माने समाजशास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी संसद में चाहती है कि संशोधन आए संविधान में और दलितों को जो सरकारी नौकरियों में तरक्की का मामला है उसमें आरक्षण दिया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी जो आरक्षण की पक्षधर रही है, जितना हम समाजवादी पार्टी को समझते हैं, बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ये पहचान की राजनीति का संकट है या फिर चरम पर है पहचान की राजनीति? श्याम सुंदर जी, पहली बात तो कि इस तरह के प्रोग्राम को कंसीव करने के लिए आपको बधाई, क्योंकि वास्तविकता में यह जो राजनीति और अस्मिता की राजनीति है, ये 20 वर्षों से कम भारत में इसका इतिहास और लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, देखा भी जा रहा है। लेकिन आपने कंसीव किया तो इस वर्तमान समय में, लेकिन ये बात सत्य है कि पहचान की राजनीति की अवधारणा पाश्चात्य देशों से आई, जहां पर फेमिनिस्ट लोग और कलर्ड पीपल और अफ्रो अमेरिकन, गेज, लिस्बियन, ये लोग जिसे कहना चाहिए अपने अधिकारों की बात कर रहे थे और अधिकारों के साथ साथ वो कह रहे थे कि हमें अपने अधिकार दे दीजिए, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे थे। लेकिन भारतवर्ष में अगर इसको हम देखें तो जो अस्मिताएं खंडित थी, कलंकित थी, बहिष्कृत थी, उन लोगों ने बाकायदा अपने राजनैतिक दल बना करके अधिकारों को लिया ही नहीं बल्कि सरकार बनाई है और सरकार बना के वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो DMK से शुरू कर सकते हैं आपके हम लोग साउथ के अंदर, और ये जो जातियां थी ये वास्तविकता में सवर्ण समाज वाले प्रबुद्धशाली जातियों की कहीं ना कहीं एक तरह से ज्यादती का शिकार रही हैं। तो मुझे लगता है कि केवल अस्मिता तक ये सीमित नहीं है, ये जाती है इमेंसिपेटरी आइडेंटिटी की तरफ, अपने उत्थान की तरफ। अब हम आते हैं जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बड़ा फौरी तौर पर समाजवादी पार्टी अपना ये रुख अपना रही है, वो भी केवल रिजर्वेशन के प्रमोशन में, रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्वेशन से उसका कोई मतलब मतभेद नहीं है, मनभेद भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह कहीं ओहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, और वास्तविकता में 2014 उनको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर 58 दलित जो विधायक उनकी पार्टी से उत्तर प्रदेश में चुन करके आए हैं और 5 और 6 सांसद भी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हैं, जब ये वापस लौट करके जाएंगे धरातल पर, दलित समाज इनसे सचमुच अपने उस वोट का हिसाब मांगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण के तौर पर आपको ये जो दी थी सीट, उसमें हमारे अधिकारों का आपको उसका सम्मान करना चाहिए था, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और आप उसके भक्षक बन गए हैं। तो तब जाकर के ये बात साफ होगी कि वास्तविकता में ये क्राइसिस है या ये ओहापोह की स्थिति। जी विपुल, जो प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे हैं, जाहिर है ये बात मुलायम सिंह के दिमाग में भी आई होगी, उनकी पार्टी में शायद चर्चा हुई होगी कि हमारे यहाँ भी दलित विधायक चुन के आए हैं, दलित सांसद हैं, और अंततः हमें जब चुनाव मैदान में जाएंगे, उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी ये स्टैंड ले रही है तो क्या समझ आपको इसके पीछे नजर आती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो संसद में चल रहा है वो पहचान की राजनीति है ही नहीं। जी।
संसद में जो चल रहा है वो संसदीय लोकतंत्र की राजनीति चल रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, लेन देन की राजनीति चल रही है। देखिए, एक तरफ एफडीआई इन रिटेल के ऊपर वोट होना है, उसके ऊपर वैसे ही खेमे बंधे हुए थे। अब एक पार्टी ने कहा कि आप हमें समर्थन कर दीजिए पदोन्नति में आरक्षण की और हम आपकी एफडीआई में रिटेल में कर देंगे, यानी कि देश की या इकोनॉमी की या जो बड़े सवाल हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही, जोड़ तोड़ हो रही है, लेन देन हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि पहचान की राजनीति, ये बात सच है कि भारत में पहचान की राजनीति बहुत है, लेकिन जो सामने हो रहा है वो पहचान की राजनीति नहीं है, वो जोड़ तोड़ हो रहा है। जो एक तो पक्ष ये हो गया कि वो कह रही हैं कि अब चूंकि पिछली बार ये बात साफ है कि पहचान की राजनीति के बावजूद जो शेड्यूल कास्ट वोट था, जो हमारे अनुसूचित जाति का वोट था, वो बहुजन समाज पार्टी से सरका थोड़ा सा, जो बड़े आश्चर्य की बात थी। तो उसे भी वो वापस लाना चाहती हैं, तो वो अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर रही हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह जी की पार्टी है और जो उनके पुत्र जो चला रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, उनको भी देखिए आप, अगर वो पहचान की राजनीति कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक बेटियों को जाके चेक बांट रहे हैं 30-30 हज़ार रुपए के, कहीं पे वो कुछ जातियों को प्रश्रय दे रहे हैं, कहीं पे कुछ किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, रिजर्वेशन पे ऊपर उनकी अपनी एक पूरी मान्यता है। तो मुझे नहीं लगता कि पहचान की राजनीति यहाँ इस समय जो संसद में हो रहा है उसके ऊपर लागू होती है, वो तो सिर्फ लेन देन चल रहा है। जी राजगोपाल जी, मैं बिल्कुल विपुल साहब को जो अभी समरी किया है वो उसमें बिल्कुल समर्थक हूँ, क्योंकि जो पहले ये रिजर्वेशन पॉलिसी तमिलनाडु से शुरू हुआ है, तमिलनाडु उसको भी एक बैकग्राउंड है। श्रीलंकन तमिलियंस, श्रीलंकन जो केंडू पत्ता टी पत्ता निकालने टाइम पर, यानी 100 साल पहले जयवर्धने साहब को छोटे उम्र से ही इतना चर्चा आ रहा है, वो तमिलनाडु में आ गया। तमिलनाडु में आने के बाद 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु से बाहर आया। इसका श्रेय ईवी रामास्वामी नायकर, अन्नादुरई साहब का चलते हैं। वो तमिलनाडु में तो ये तो असल में पहले से इम्प्लीमेंटेशन था। ये नॉर्थ इंडिया में आकर के ये उत्तर प्रदेश केंद्रित्व है। जो आजकल यूपीए सरकार का जो एफडीआई का एक हाथ में, दूसरा हाथ में एससी एसटी रिजर्वेशन, दोनों को दिखा करके ऊपर नीचे करके राजनीति खेलना है, वो तो गंभीरता से क्राइसिस माना जाता है। इसी से लाभ, सपोज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब प्रमोशन कल पारित भी हो जाते हैं रिजर्वेशन, समाजवादी पार्टी एमपी इसका सस्पेंड भी करने के लिए रायदा बना करके एक राजनीतिक दौर पर कल सरकार रेजोल्यूशन लेकर के 9 एमपी का, जो राम गोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, सबको सस्पेंड करके आप आगे भी बढ़ोगे, संविधान संशोधन कर भी देंगे, लोकसभा में हटकेगा। क्योंकि ये आजकल ये राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्रवाद पार्टी अधिक हो गया है। देशी का जो बीजेपी कांग्रेस का सिर्फ 2 नेशनलिस्ट पार्टी है, 2 पार्टी खड़ी है आमने सामने, लेकिन इसको पीछे जो सैटेलाइट पार्टीज है कम से कम 40-50, तमिलनाडु देखेगा डीएमके, पीएमके, एएमके, एमडीएमके, लाइक दैट। अभी पिछले 2009 से 2014 को बीच में जो इस दरमियान कल येडियुरप्पा साहब ने एक नया पार्टी ऐलान कर दिया है, उसको पहले जगन मोहन रेड्डी साहब का एक पार्टी आ गया है। इसमें देखते जाओगे कम से कम 1000 पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में है। इसी के साथ साथ उन्हीं का एस्पिरेशंस है, उन्हीं को जो भी स्वाभाविक है, मायावती मैडम बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है उन्हीं के हिसाब से, लेकिन उसको विरोध करना है। मुलायम सिंह यादव साहब को भी हक है, लेकिन इसमें दौड़ करके जाएंगे, प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री को ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हीं को इतना और भी कितना काट के जा सकते। इसी को रोकने का समय आ गया है। जो पहले समकृत कार्य थे 2014 चुनाव को नजरिया से ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये चुनाव का नजरिया से ही एक सारा तोड़ बोड़ हो रहा है। इसमें इंटरेस्टेड दलित समुदाय के लिए हेल्प करने के लिए मुझे तो इरादा नहीं लगते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पार्लियामेंट चलना है, 20 तारीख आ जाएंगे, फिर इसको बजट सत्र में जाएंगे। कम से कम 50 साल से ये इश्यू पेंडिंग है पार्लियामेंट में। वाजपेयी साहब ने फर्स्ट इसको रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है एनडीए सरकार तरफ से, अभी बीजेपी समर्थन कर रही है, लेकिन आने जाने देखने में ये सारा 2013 नहीं तो 2014 में तब भी चुनाव आ जाएंगे, उसी के नजरिया से ये केंद्रित है। जी प्रोफेसर विवेक कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। आपने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो दलित विधायक हैं, चुन के आए हैं या सांसद आए हैं, तो सवाल पूछा जाएगा, जाहिर बात है सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की भी बात करें, जो हमारे दोनों मेहमान भी कह रहे हैं कि ये संकट ज्यादा है, ये एक तरह से कोई उफान नहीं है या कोई चरम नहीं है, क्लाइमैक्स नहीं है पहचान की राजनीति का, क्योंकि मायावती भी अगर आज इस
इस मुद्दे पर इतना अड़ के ये बात कह रहे हैं कि उनको जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपना मास बेस खिसकता हुआ नजर आता है। शायद वो वजह ज्यादा है। और जो जिस पहचान की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, जिस पॉजिटिव सोच की आप बात कर रहे हैं, वो शायद उतनी नहीं नजर आती है। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं मायावती को अपना जो दलित वोट बैंक है उसको संजो करके रखना है, क्योंकि राजनीति वहीं से शुरू हुई है। और ये खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम दलित पार्टी हैं और हमारा मास बेस दलित है, और वास्तविकता भी यह सही है। लेकिन कहीं पर मुझे नहीं लगता है कि मुद्दे में उठाने में कोर कसर, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की वो शक्ति नहीं थी राज्यसभा में जो 15 एमपी आज है, और यहां पर 21 एमपी हैं। और इसी तरह कांग्रेस की सरकार उनकी बदौलत उत्तराखंड में भी चल रही है। तो आज बहुजन समाज पार्टी बार्गेनिंग पावर की स्थिति में है। एक तरफ ममता आती है वहां से 19 एमपी लेकर के और साथ मिनिस्टर लेती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मिनिस्टर नहीं मांग रही है, वो एक बहुत छोटी सी चीज मांग रही है, वो है प्रमोशन में आरक्षण। तो मुझे लगता है कि इस बार्गेनिंग पावर के अंदर अपने वोट बैंक को समायोजित करना या संयोजित करना, मुझे लगता है यही राजनीति है। जो दूसरे लोग एफडीआई के ऊपर देश का नारा दे रहे हैं, वो भी अपने वोट बैंक को ही सजो रहे हैं। वो कोई भारतवर्ष के राष्ट्र के उत्थान और उसके उपकार की बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव साहब का तर्क है, वो भी उसमें भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको क्यों हम बोलेंगे जी। तो देयरफॉर इसके क्राइसिस फॉर यूपीए 2 है। क्राइसिस ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नहीं तो मुलायम सिंह यादव, मायावती, करुणानिधि, जयललिता, ये बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव का नजरिया से है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल गेम है। लेकिन विपुल लेकिन जो बात विवेक कुमार कह रहे हैं उस बात में भी एक दम तो है कि जहां से बहुजन समाज पार्टी का उद्भव होता है, और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अगर आज बार्गेन करने की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर उसका जो वोट बैंक है उसके हित की बात वो क्यों ना करे। कहने वाले अगर ब्लैकमेलिंग कहते तो कहें, लेकिन राजनीति में क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए पैकेज नहीं मांगे? क्या जब टीडीपी सरकार को चलाती थी एनडीए के जमाने में या उससे पहले, क्या आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने पैकेजेस नहीं मांगे? वैसे में अगर मायावती चाहती हैं कि वो दलितों के लिए रिजर्वेशन मांग रही है प्रमोशन के लिए, तो उनसे शिकायत क्यों हो? देखिए, रिजर्वेशन तो हिंदुस्तान मानता है पूरा, सारी कोई पार्टी अपोज नहीं कर रही रिजर्वेशन को। दूसरी बात यह है कि जो एक बार आप नारा लगाते हैं सड़कों पे जाके, और जिस पे आप लोगों को लामबंद करते हैं, रेबल राउजिंग करते हैं, वो मुद्दा अलग होता है। और जो लाभ और नुकसान पहुंचना होता है किसी जाति को या किसी वर्ग को, वो अलग होता है। अब मैं इसमें ये तर्क दे सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप दलितों के पक्ष में कोई नारा लगा रहे हैं, उससे अल्टीमेटली दलितों का नुकसान हो। जैसे कि रिजर्वेशन में हमने देखा क्रीमी लेयर का आर्ग्यूमेंट जो था कि जो लोग पहले से संपन्न हैं वही सारे चीजों पे अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। तो अब जो भारत के हक में मेरा मानना है, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो कास्ट का मुद्दा है जी, और दूसरा पदोन्नति का मुद्दा है। एफर्मेटिव एक्शन अलग, कास्ट अलग। पहले कास्ट की बात कर ले। कास्ट को अगर आप देखेंगे तो हमें साफ नजर आ रहा है कि भारत में अच्छे बड़े सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। कास्ट टूट रही है, कई तरह से टूट रही है, और इसका ये एक तरह से परिलक्षित इसमें भी होती है कि यादव पार्टी को यादव वोट नहीं मिल रहा जी, पता लगा कुर्मी को वोट दे रहे हैं सारे यादव जाके। और शायद विपुल जी, शायद यही हम सवाल भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव अगर इतनी रिजिड पोजीशन ले रहे हैं या मायावती इतनी रिजिड पोजीशन ले रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, शायद ये भी एक वजह है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी को अगर यादव वोट नहीं मिल रहे हैं या मायावती को दलित वोट खिसक रहा है, इसीलिए शायद ये पोजीशन और ये भी है, एक दूसरे के खिलाफ भी पोजीशन। देखिए, डायरेक्ट राइवल्स भी हैं, डायरेक्ट राइवल्स भी है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो एक अपनी पोजीशन, एक शोमैनशिप भी होती है, तो शोमैनशिप भी चल रही है, कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो कास्ट की बात मैंने कही, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कास्ट समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कास्ट
एक तरीका है, भारत में जीने का एक तरीका है, हम अपने आप को देखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो बड़े लोग और छोटे लोगों में बटी हुई है। ओबीसी के करीब 3800 कास्ट है। इवन जो जिनको हम दलित कहते हैं उनमें भी 70-80 बड़े वर्ग हैं जी। और उस तो एक तो कास्ट, जो एफर्मेटिव एक्शन की बात है, जो पदोन्नति की बात है, ये बहुत गहरा सवाल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस पे खूब अच्छी तरह सोच विचार कीजिए। ऐसा नहीं है, जल्दबाजी में मत कीजिए, ब्लैकमेल से मत कीजिए, अच्छी तरह सोच विचार कीजिए, नेशनल कमीशन बैठाइए, करिए उसके बाद अगर आवश्यक है तो। जी, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में पहचान की राजनीति अपने चरम पर है या फिर संकट में। प्रोफेसर विवेक कुमार, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। अभी विपुल कई सवाल उठा रहे थे। जब आप ये कहते हैं कि जो पहचान की राजनीति है वो असल में समानता के लिए लड़ने की राजनीति है, वो अपनी अस्मिता की राजनीति है, और इस लड़ाई को आप एक तरह से पॉजिटिव तौर पर देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इतिहास में जाके देखें, और अभी जो विपुल भी कह रहे थे कि जो दलित समाज है या ओबीसी है वो भी आपस में बहुत बटा हुआ है, और इतिहास में अगर नजर डालते हैं, बहुत ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के जरिए उनकी एक कोशिश थी कि किसी तरह से तमाम जो दलित कम्युनिटी है वो एक मंच पर आ सके, उनके बीच के डिफरेंसेस खत्म हो सके, और जो बड़ी लड़ाई है, जो समानता की लड़ाई है, वो जो बड़ा हक है उसको हासिल करने की कोशिश की जा सके। उसके साथ साथ अगर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें तो अंततः उनकी भी उस पूरी लड़ाई का मकसद ये था कि कास्ट टूटे। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है, जहां आज हम खड़े हुए हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या वो उस दिशा में जाती हुई राजनीति आपको नजर आती है? श्याम सुंदर जी, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आरक्षण से कभी जाति तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि आरक्षण से जाति टूट जाएगी। और आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में नहीं था जिससे कि कुछ गरीबों को नौकरी दे दी जाएगी। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का अगर पूरा का पूरा दर्शन समझें तो यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, जिसमें राष्ट्र में वंचित जातियों को उन संस्थाओं में, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, उन सभी संस्थाओं में जो राष्ट्र के निर्माण में आगे चल के योगदान करेंगी, उनमें उनके प्रतिशत के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व, ये धारणा थी। लेकिन वास्तविकता में लोगों ने इसको जातिवाद का नारा दे दिया। मैं आरक्षण के माध्यम से वंचित जातियों का असर्शन, जो कि न्यूट्रल टर्म है, वह अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लेने की बात कर रही हैं, किसी के अधिकार को मारने की बात नहीं कर रही हैं। इसलिए इससे जातिवाद को तोड़ना, यह मुझे नहीं लगता है कि इसका ध्येय था। तीसरी बात जो कही गई है कि इससे एक जाति ही, कुछ जातियां ही कुंडली मार के बैठ गई हैं, ऐसा कोई अध्ययन कम से कम सीएसडीएस ही प्रोड्यूस कर दे कि कुछ जातियां 99% यूपीएससी से जो सिलेक्शन होते हैं और यूपीपीसीएस से जो सिलेक्शन होते हैं, 99% फर्स्ट जनरेशन के लोग चुन करके आ रहे हैं। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ा कोई भी नहीं दे सकता है कि कुछ जातियां और कुछ परिवार इसमें क्रीमी लेयर बना रहे हैं। तो ये रिसर्च होना चाहिए और फिर बातें कही जानी चाहिए कि कुछ लोग जो है प्रोफेसर विवेक, आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये कि निश्चित तौर पर आरक्षण संविधान ने दिया है, और वो उसको पाने के, उस अधिकार को पाने के लिए जो दलित समाज संघर्ष कर रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आज नेतृत्व है, जो पहचान की राजनीति का नेतृत्व खासतौर पर उत्तर भारत
बहुमत की अगर बात करें, मायावती की बात करें या मुलायम सिंह की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार वहां यादव जो ब्लॉक है उससे निपटने के लिए महादलित एक संगठन बनाते हैं, एक नए टर्म वो कॉइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने की राजनीति आपको नजर नहीं आती है, और जो जाति को तोड़ने की का जो एक सपना था हिंदुस्तानी समाज में, वो लड़ाई कहीं पीछे नहीं छूटती हुई नजर आती है आपको? देखिए, दलों की बात आप करेंगे तो दल प्रयत्न करते हैं कि वह जातियों को अपनी ओर आकर्षित करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने बहुत दिनों तक आरक्षण का कार्ड खेला, लेकिन आज उत्तर भारत से लगभग कांग्रेस साफ हो गई, चाहे बिहार ले ले और चाहे उत्तर प्रदेश ले ले। तो आप बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, और इसलिए ये जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, वास्तविकता में ये स्वप्रतिनिधित्व की लड़ाई है। आप दूसरे के हक को लेकर के आप नहीं लड़ेंगे, वो स्वयं लड़ने के लिए आप तैयार हो रहा है। ये लड़ाई उस ओर इंगित कर रही है कि मैं खुद अपनी लड़ाई स्वप्रतिनिधित्व से लड़ूंगा, आप मेरी चौधराहट मत कीजिए। जी, विपुल, जो प्रोफेसर विवेक कह रहे हैं वो बात मानते हैं कि आरक्षण जो है वो जाति तोड़ने के लिए नहीं था। नहीं, तो ये तो कोई कह ही नहीं रहा, ये तो कोई नहीं कह रहा कि आरक्षण का उद्देश्य जाति को तोड़ना था। इसमें ठीक बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो वंचित लोग हैं, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वास्तविकता में ये तोड़ने की लड़ाई है। बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज ये है कि जाति टूट भी रही है, लेकिन जाति का जो पहचान पक्ष है वो बढ़ भी रहा है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जैसे कि राजपूत और ब्राह्मण राजस्थान में, वो सिर्फ पहचान के नाम पे सामने आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमें शायद कुछ मिल जाएगा, ओबीसी में हम शामिल हो जाएंगे। तो एक तरह से जो जातियां एक तरह से पहचान की राजनीति में आ नहीं रही थी, सीधे सीधे सड़कों पे नहीं उतर रही थी, वो सड़कों पे उतर रही हैं। तो पहचान की राजनीति उत्थान पे है, जाति की राजनीति डिक्लाइन पे है। और दूसरी बात, जो अध्ययन वाली बात विवेक जी ने कही, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आईपी देसाई जी ने काफी कुछ लिखा है, अनटचेबिलिटी अमंग अनटचेबल्स, जिसके ऊपर उन्होंने बताया है कि कैसे लोगों के बीच में भेद है। इसके अलावा ये भी है कि बहुत सारे देसाई ने सन 70 के पहले का दशक का किया था, क्या बात कर रहे हैं? उसके आगे की भी बताता हूँ। जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो लगातार असंतुष्ट हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति एक दल से नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपने कही, कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया है, ये मेरे ख्याल से भारतवर्ष में सपा बसपा सहित सबके बारे में कहा जा सकता है। राजनीतिक दल कहीं ना कहीं लोगों को या बेवकूफ बनाए कहें या मोबिलाइज करते हैं कास्ट के नाम पे, कई चीजें एक साथ होती हैं। और बाकी ये बात है कि कई चीजों पे अध्ययन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन ये बात सच है कि आरक्षण की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है उसको इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए। और बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके हैं, आप ही बता सकते हैं, एफर्मेटिव एक्शन के इतने बढ़िया बढ़िया तरीके हिंदुस्तान में डेवलप किए जा सकते हैं जिससे कि सबका फायदा होगा। ये सारा क्राइसिस मोड पर है। इसको इस समय पर जो प्रोफेसर विवेक साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस इंटेंशनली ये करके सफाई करती है, नॉर्थ इंडिया से छोड़ देंगे। जो साहब ने ये डीएमके एडीएमके ने भी किया है, एवरीवन डज इट, एवरीवन डज इट। हर 20 साल में इंडियन राजनीति को देखोगे, जो वीपी सिंह साहब से मनमोहन सिंह साहब को बीच में दरमियान 20-25 साल को अंदर अंदर जितना भी आरक्षण मंडल कमीशन, एवरीथिंग आनी है, ये सारा टूट के जा रहे। मुझे डर लगता है जो आने वाले 20 साल को अंदर अंदर ये लिबरलाइजेशन दौड़ पर ये इतनी सारी के सारी तूफान सुनामी की तरह पलट जाएगी, लेकिन किसी का आगे 2025 में 2030 में ये बिल्कुल ये समस्या खड़ी नहीं होगी। उसको हम लोग यूपीए सरकार ने बिल्कुल आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसके प्रोफेसर विवेक कुमार, एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आपने बात कही कि संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसकी लड़ाई है, ये जाति को तोड़ने की लड़ाई नहीं है, बात आपकी मानी हमने। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन की जो बात है, जो बड़े मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय की जो बात है, जो समाज में बराबरी का हक दिलाने की बात है, जिस तरह से जो अभी तक का इतिहास रहा है कि जिस तरह का सेग्रीगेशन है, जिस तरह से एक्सक्लूड किया गया है पिछड़ी जातियों को या दलित जातियों को, वो जो बड़ी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता हुआ आपको नजर नहीं आता है?
नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, जो हमने प्रतिनिधित्व की बात से शुरू की थी, अगर आप जुडिशरी का कॉम्पोजिशन देखें, किसी भी विश्वविद्यालय का कॉम्पोजिशन देखें, चाहे वो टीचर के रूप में देखें, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पोजिशन देखें, आपके सेक्रेटरीज को देख लें, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरीज को देख लें, आप राजनीतिक दलों के लीडरों को देख लें, तो यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इंडस्ट्री, इनके कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो भारतवर्ष में अभी उन वंचित जातियों को जगह कहीं नहीं मिली है। तो देश का निर्माण आखिर कैसे होगा? तो इसलिए कि केवल और केवल आरक्षण से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया का सपना देखा गया था, मुझे लगता है कि उसमें डंडी मारी गई है, उसमें कहीं ना कहीं उसको उस लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, इसलिए ये लड़ाई पीछे छूटती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, विपुल जी, लेकिन सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। भारत के अगर आज के राजनीतिक परिदृश्य को आप अगर देखें, आप तेलंगाना की मांग को देखें, या जो श्रीलंकन तमिल्स के इशू पे भारत की पार्लियामेंट में आवाज उठती है, आवाज उठने में कोई बुराई नहीं है। कहीं भी मानवाधिकारों को लेकर अगर भारत की संसद में किसी भी दुनिया के किसी भी देश में मानवाधिकारों का हनन होता है और भारत की संसद में आवाज उठती है, इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स के मुद्दे पर बहस होती है, राजनीति होती है, वो भी कहीं ना उसमें तमिल इंटरेस्ट शायद कम है और राजनीतिक लाभ, और सीधा कहूं तो वोट का लाभ पाने की वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति है। लेकिन पहले जवाब मैं इसका देना बड़ा आवश्यक समझता हूं कि जो डिनाइल की स्थिति है कि कुछ फायदा ही नहीं हुआ आरक्षण का, ये बहुत खतरनाक बात है। ये बड़ी राजनीतिक बात है, ये बिल्कुल राजनीतिज्ञों की तरह बात करने वाली बात है। देखिए, भारत में जब हमने शुरुआत की थी 50 के दशक में 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं था अनुसूचित जातियों का, और जो उनको दिया गया उसके बाद 50 साल तक चले, बहुत अच्छे परिणाम भारत ने उसके दिखाए, सारी दुनिया को दिखाए। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि इस समय 12% से ऊपर प्रतिनिधित्व है। अब अगर आप अलग अलग में देखेंगे कितने ड्राइवर है, कितने कंडक्टर है, कितने लोअर जजेस है, कितने अपर जजेस है, वो ये बड़ा आर्ग्यूमेंट सच है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन आदर्श स्थिति किस चीज में है? किसी चीज में नहीं है। तो हमारा ये ध्येय ये होना चाहिए कि जो आरक्षण इस समय है उसको और बेहतर बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, बजाय इसके कि इसके ऊपर हम राजनीति करें कि तुम यू वर्सेस मी, ये वर्सेस वो, ये सब इसको एक दूसरे से खींचातानी करने के बजाय ये बड़ा तस्वीर देखेंगे। विवेक जी सुनिए, बड़ा तस्वीर देखेंगे। मुझे डर लगता है आने वाले 25-30 साल का अंदर अंदर ये लिबरलाइजेशन, ये ट्विटर इरा, फेसबुक इरा में राजगोपाल जी गलत वो रास्ता विवेक जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। नहीं, ये नितांत सामंतवासी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि वास्तविकता में बहुत कुछ हो गया है और कुछ होना है। यानी कि आप संतुष्टि करके बैठे रहिए और जैसा समाज चल रहा है वैसे ही होने दीजिए, लेकिन आप अपनी भाषा को यह ना स्वीकार कीजिए कि वास्तविकता में जो सपना देखा गया था उसके हम निकट भी कहीं नहीं पहुंचे हैं। और 12% मैं जजेस की बात पूछना चाहूंगा, कितने जजेस हैं आपके यहाँ लोअर और अपर ब्यूरोक्रेसी में? कितने सेक्रेटरीज आपके हैं? लेकिन आप समाजवादी बता रहे हैं, हम तो आपसे सहमत हैं। तो अगर विवेक, हम तो आपसे सहमत हैं विवेक जी, उसमें ये, लेकिन डिनाइल पे मत रहिए। विपुल मुदगल सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो आपकी बात से सहमत है, लेकिन ये कहना भी कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ, शायद वो भी सही नहीं होगा। आप उनसे असहमत हो सकते हैं इस बात पे भी, लेकिन उनका श्याम सुंदर जी, वो तो नेचुरल प्रोसेस में, वो तो नेचुरल प्रोसेस विकास की नेचुरल प्रोसेस में उतना मिल जाता है। प्रोफेसर विवेक कुमार, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आज इस बहस को यहीं विराम देते हैं, और एक पेचीदा मामला है, पेचीदा बहस है, इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना इस कार्यक्रम में संभव नहीं था। इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत में पहचान की राजनीति है, चाहे वो जाति की बात करें, चाहे भाषा की बात करें या क्षेत्र की बात करें। अब उसका कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इसकी राजनीति पर पड़ रहा है या पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। उस पर अभी चिंतन चल रहा है और आने वाले वक्त में भी शायद और चिंतन की जरूरत है। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।